सो कैलकुलेटेड अप्रोच में हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट है। स्कूल ऑफ थॉट में हमारे पास जो कैलकुलेटेड अप्रोच है उसमें हमारे पास पहला है ऐसे के हवाले से हमने कैलकुलेशन करनी है। हमने क्या करना है, ऐसे के हवाले से हमने कैलकुलेशन करनी है। ऐसे के हवाले से कैलकुलेशन का क्या मतलब है कि हमने ऐसे को कैसे टैकल करना है, ऐसे के पेपर को ओवरऑल कैसे देखना है, कैसे टैकल करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि ऐसे के लिए, ऐसे के पेपर के लिए ऐसे कंटेंट चार्ट बनाना होगा। ऐसे के लिए ऐसे कंटेंट चार्ट बनाना होगा। किस तरह? ऐसे कंटेंट चार्ट ये है कि हमारे पास कुछ रोज है और हमारे पास कुछ कॉलम्स होंगे। अगर आपके पास एक चार्ट है, उस चार्ट को आप डिवाइड करो नंबर ऑफ रोज एंड उस चार्ट को डिवाइड करो नंबर ऑफ कॉलम्स में। और जो हमारे पास कॉलम है उसमें हमने लिखना है, पहले कॉलम में हमने लिखना है, पहले कॉलम में हमने लिखना है गवर्नेंस। क्या? पहले कॉलम में हमने लिखना है गवर्नेंस। गवर्नेंस के रो में क्या लिखना है? गवर्नेंस के रो में हमने गवर्नेंस से रिलेटेड कोट, गवर्नेंस से रिलेटेड फैक्ट्स, गवर्नेंस से रिलेटेड रेफरेंसेस, ये हमने लिखने हैं। आई रिपीट, हमारे पास गवर्नेंस है, सो गवर्नेंस से रिलेटेड आपने एक कॉलम ड्रा करना है और कॉलम में एक रो होता है। उस रो में आपने गवर्नेंस के फैक्ट्स, फिगर्स, कोट्स, रेफरेंसेस और गवर्नेंस से रिलेटेड जो थिंक टैंक्स है जिन्होंने कुछ कहा हुआ है और गवर्नेंस के जो इंडिसेस है वो लिखने हैं। फिर आपने छोटे छोटे ये लिखने हैं। फिर आपने इकोनॉमी, फिर आपने वेमेन, फिर आपने टेक्नोलॉजी, फिर आपने टेक्नोलॉजी के बाद, टेक्नोलॉजी के बाद आपने कोशिश ये करनी है कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के बाद डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बाद सोशल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स। इस तरह एक चार्ट बनाना है जो कि बेसिकली जो थीम्स होते हैं, जो कि बेसिकली ऐसे के जो थीम्स होते हैं उन थीम्स को कवर करता है, ऐसे के थीम्स को कवर करता है। ऐसे के हर एक थीम को आप लोगों ने रो एंड कॉलम में ड्रा करना होगा और उस रो में गवर्नेंस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सोशल प्रॉब्लम्स, इस्लामोफोबिया एटसेट्रा, ये सारे पॉइंट्स ये आपके थीम्स है। क्या है ये आपके? ये थीम्स है। और इस तरह आप लोगों ने आगे जाके इस रो में, इस रो में, चार्ट के रो में गवर्नेंस से रिलेटेड रेफरेंसेस, बुक्स एटसेट्रा लिखने हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड बुक रेफरेंसेस वगैरह लिखने हैं, विमेन से रिलेटेड कोड्स, बुक, फैक्ट्स एंड फिगर वगैरह इस रो में लिखना होगा। सो आप लोगों ने ऐसे कंटेंट चार्ट, क्या? ऐसे के कंटेंट चार्ट को आप लोगों ने कवर करना होगा। किस चीज़ को कवर करना होगा? ऐसे के कंटेंट चार्ट को। ऐसे कंटेंट चार्ट हर किसी ने बनाना होगा, हर कोई ऐसे कंटेंट चार्ट बना ले। ऐसे कंटेंट चार्ट ज़रूरी है। और ऐसे कंटेंट चार्ट में हमने ये भी कोशिश करनी है कि इसमें हमारे पास यूनिवर्सल लेवल पे 100 to 150 या 200 रेफरेंसेस आ जाए, थीम्स जो कवर कर सके। ये पहला कैलकुलेटेड अप्रोच में पहली बात है ऐसे के हवाले से। ऐसे के हवाले से जो द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक।
सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक में आप लोग जो ऐसे है, ऐसे के हवाले से मैंने ऑलरेडी ऐसे के हवाले से 2-3 लेक्चर्स दिए हैं जिसमें मैंने सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक समझाया है अच्छे तरीके से। और सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक ही आपके 95% जो पास फेल क्राइटेरिया जो है वो आपका क्या करेगा, डिसाइड करेगा। सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक के लिए आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए, सॉरी एक ऐसे का पेपर होना चाहिए। और ये रिहर्सल आप लोग ऐसे के जो पास्ट पेपर्स है, ऐसे के जो पास्ट पेपर्स है उन पास्ट पेपर्स को प्रिंट करें, क्या करें, ऐसे के पास्ट पेपर्स को अच्छे तरीके से प्रिंट करें। ऐसे के पास्ट पेपर्स को प्रिंट करने के बाद रोज़ाना के मुताबिक, रोज़ाना के बुनियाद पे ऐसे के पास पेपर में पेपर 1 उठाना है जो कि पेपर 2025 का है मिसाल के तौर पर। उसमें टोटल टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स टोटल उसमें कितने होते हैं, 10 टॉपिक्स होते हैं। और उन 10 टॉपिक्स में से आपने कोई एक टॉपिक उठाना होगा, कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करना होगा। और वो जो एक टॉपिक आप सिलेक्ट करोगे, फिर ये सोचोगे कि जो मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है ये क्यों सिलेक्ट किया है और क्या मैं इस पे आउटलाइन बना सकता हूँ, क्या ये आसान है या नहीं। और इस तरह आप लोगों ने रोज़ाना 2025 के ऐसे के बाद 2024 के ऐसे की रिहर्सल करनी है, एक टॉपिक सिलेक्ट करके उसका आउटलाइन बनाना है। फिर 2024 के बाद 2023 की रिहर्सल करनी है, फिर 2022 के ऐसे की टॉपिक 2021। इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे की टॉपिक की रिहर्सल ज़रूरी है ताकि आप लोगों की जो सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक है ऐसे में, वो सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक आप लोगों का बेस्ट हो। क्या सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक आप लोगों का बेस्ट हो। तीसरे नंबर पे जो ऐसे में ज़रूरी है वो हमारे पास है डिमांड ऑफ द टॉपिक। डिमांड ऑफ द टॉपिक, डिमांड ऑफ द टॉपिक इंतहाई ज़रूरी अप्रोच है। और अक्सर स्टूडेंट्स को, समझे बात, अक्सर स्टूडेंट्स को मैं डिमांड ऑफ द टॉपिक के बारे में समझाता हूँ। और डिमांड ऑफ द टॉपिक पे मैं उनको ये कहता हूँ कि एक अप्रोच सीख ले जिसको PCR मेथड कहते हैं। क्या PCR मेथड कहते हैं कि जब भी आप लोग ऐसे में लिखो तो प्रेजेंटेबल लिखो, P से प्रेजेंटेबल, और प्रेजेंटेबल के साथ साथ आप लोग कोशिश करें कि रिलेवेंट लेके, प्रेजेंटेबल लेके, करेक्ट लिखो और करेक्ट के साथ साथ रिलेवेंट लिखो। जो भी आप लिखते हो उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जो प्रेजेंटेबल हो, और प्रेजेंटेबल के बाद जो भी आप लिख रहे हो करेक्ट हो, और जो भी आप लिख रहे हो रेलेवेंट टू द टॉपिक होना चाहिए। तो डिमांड ऑफ द टॉपिक में एक और चीज जिसको फ्रेमवर्क ऑफ द एसे कहते हैं, कभी भी फ्रेमवर्क ऑफ द एसे में गलती नहीं करनी। फ्रेमवर्क ऑफ द एसे क्या होता है? फ्रेमवर्क ऑफ द एसे बेसिकली मेन हेडिंग्स है। क्या है फ्रेमवर्क ऑफ द एसे? फ्रेमवर्क ऑफ द एसे मेन हेडिंग्स है। तो जब भी आप लोग ऐसे लिखते हैं तो फ्रेमवर्क ऑफ द एसे मीन्स मेन हेडिंग में आपने कोई भी गलती, किसी किस्म की गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। फ्रेमवर्क ऑफ द एसे बेसिकली मैं कह सकता हूँ मेन हेडिंग्स है, और उन मेन हेडिंग्स को मैं दीवारें भी कह सकता हूँ कि ये बेसिकली ऐसे के दीवारें हैं। ऐसे की दीवारें सही बनाने हैं, जैसे भी हो ऐसे के दीवारें आप लोग सही बनाएं, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग ऐसे के बारे में लिखो, जो कि चौथा पॉइंट है, ये भी इंतहाई ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट इज़ टू मच क्रूशियल। अक्सर स्टूडेंट्स या तो आउटलाइन नहीं लिखने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो उसका पूरा कंटेंट डिस्टर्ब हो जाता है। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट।
टाइम मैनेजमेंट कैसे कहते हैं? टाइम मैनेजमेंट ये है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग को कितना टाइम दे रहे हो, आप आउटलाइन को कितना टाइम दे रहे हो, आप इंट्रो को कितना टाइम दे रहे हो, इंट्रोडक्शन को, और फिर इंट्रोडक्शन के बाद आप इंट्रोडक्शन को कितना टाइम दे रहे हो, और इंट्रोडक्शन के बाद आप बॉडी ऑफ द एसे को कितना टाइम दे रहे हो, और बॉडी के बाद कंक्लूजन को कितना टाइम दे रहे हो, और क्या आपकी एसे विद इन टाइम ख़त्म हो रही है या नहीं। अगर विद इन टाइम ऐसे कवर हो रही है फिर ये सही है, लेकिन अगर विद इन टाइम कवर नहीं हो रहा है फिर आप थोड़ा इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ब्रेनस्टॉर्मिंग को 20 to 30 मिनट्स चाहिए, और ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ साथ आप जब आउटलाइन लिखते हैं तो आउटलाइन विद इन 40 to 50 मिनट्स तक आउटलाइन भी कवर होने चाहिए। फिर इंट्रो जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप बेशक दूसरे घंटे से स्टार्ट करो, और बॉडी आप तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट तक बॉडी लिखो, और फिर फाइनली 10 to 12 मिनट में कंक्लूजन लिखो। आखिरी 5 मिनट ज़रूरी है रिवीजन के लिए, ताकि विद इन टाइम आप लोगों का ऐसे कवर हो। टाइम मैनेजमेंट के बाद आप जाए। सर आउटलाइन को कितना टाइम देते हैं सर? आउटलाइन जब आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं 20 to 30 मिनट्स में, तो आप रफ आउटलाइन 10 मिनट में बनाओगे, और 10 मिनट के बाद आप 15 मिनट में नीट बनाओगे, तो टोटल 55 मिनट्स में आपका आउटलाइन कवर होना चाहिए। और जब 35 मिनट में आपका कंप्लीट आउटलाइन कवर हो जाए, सॉरी 55 मिनट में, फिर आप इंट्रो, फिर आप आउटलाइन के बाद इंट्रो के बाद बॉडी कंक्लूजन पे आ जाए। कोशिश करें कि 10 to 15 मिनट्स इंट्रो को दे, और कोशिश करें कि 10 to 15 मिनट्स कंक्लूजन को दे, और बॉडी को 1.5 घंटा दे, और आखिरी 5 मिनट में आप लोगों ने रिवीजन करनी है ताकि विद इन टाइम कवर हो। शाबाश। आगे लेके ऐसे के कैलकुलेटेड अप्रोच में, ऐसे के कैलकुलेटेड अप्रोच में पांचवा जो अप्रोच है 5th नंबर पे, वो ये है कि आप लोगों ने एक होलिस्टिक अप्रोच अप्लाई करना है कंप्लीट ऐसे में। होलिस्टिक अप्रोच 2 किस्म का होता है। होलिस्टिक अप्रोच एक ये है कि आप डिफरेंट अप्रोचेस यूज करो, गवर्नेंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, लीगल, एनवायरमेंटल, RCCSS वाला जो अप्रोच मैंने बताया था वो वाला अप्रोच आप कवर करो। दूसरा अप्रोच ये है कि आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ उस ऐसे को कनेक्ट करो। एंड जो तीसरा अप्रोच है वो ये है कि आपने CSS में टोटल 10 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल्स और कंपल्सरी के साथ पढ़े हैं। उन सब्जेक्ट्स का कोई इफेक्ट या उन किसी एक सब्जेक्ट का कोई आर्गुमेंट या किसी एक सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट उसके साथ अपने बॉडी पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करना है। और होलिस्टिक का मतलब ये है कि आपके ऐसे में ज़्यादा फैक्ट्स भी ना हो और आपके ऐसे में फैक्चुअल एनालिसिस पे ज़्यादा तवज्जो ना हो और आपका ऐसे रिसर्च पेपर ना हो। होलिस्टिक ये है कि आप होलिस्टिकली कंटेंट को भी देखो, होलिस्टिकली आर्गुमेंट को भी देखो, होलिस्टिकली आप 10 सब्जेक्ट्स में जो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, जो आप पोल साइंस, जेंडर स्टडी, क्रिमिनोलॉजी को कनेक्ट किया करो टॉपिक के साथ। आप जीपीएस, स्लेट, नेल, RCCS को भी कनेक्ट करो टॉपिक के साथ। आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करो टॉपिक के साथ। उनके बेस पे आप अच्छे आर्गुमेंट्स बिल्ड करो, लेकिन उन आर्गुमेंट्स में फैक्चुअल एनालिसिस ना हो, ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स ना हो। शाबाश। फिर उसके बाद आप लेके छठे नंबर पे जो पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से आउटलाइन एलेबोरेटिव बनाने हैं। आउटलाइन कम से कम 3 to 4 पेजेस तक, सॉरी 3 to 4 साइड्स तक बेशक चला जाए, नो इशू। 3 to 4 साइड्स तक हो, along with references, along with facts, along with references, along with arguments। 3 to 4 साइड्स तक आपके फैक्ट्स हो, फिगर्स हो, जस्टिफिकेशन हो, रियल लाइफ एग्जांपल्स हो, और आपके आउटलाइन में केस स्टडीज हो। आपके आउटलाइन एलेबोरेटिव होने चाहिए। बेशक आपने किसी एकेडमी में जो भी पढ़ा है, नो इशू, आपने एलेबोरेटिव बनाना है। 3 to 4 साइड्स तक अपने सारे आर्गुमेंट्स आउटलाइन में थ्रो करो, सारे फैक्ट्स या रेफरेंसेस
या केस स्टडीज या रियल लाइफ एग्जांपल आउटलाइन ही में लिखो, और कोशिश करो कि आपके पॉइंट जो आप आउटलाइन में लिखते हो आप उसके साथ जस्टिफाई करो, ताकि आपको बॉडी पैराग्राफ लिखने में मसला ना हो। तो इसलिए मैं कभी कभी स्टूडेंट्स को एलेबोरेटिव के साथ साथ मैं उनको कहता हूं कि एलेबोरेटिव या एक्सटेंसिव आउटलाइन का मैं कहता हूं कि आप लोग एक्सटेंसिव आउटलाइन बना लिया करें, एक्सटेंसिव आउटलाइन बना लिया करें। शाबाश। उसके बाद आप लोगों ने कोशिश करनी है 7वें नंबर पे कि आप लोगों का इंट्रो जो है, इंट्रोडक्शन में जरूरी नहीं है कि सारे रूल्स फॉलो हो, जिस तरह हम कहते हैं जनरल से स्पेसिफिक, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, थीसिस, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है। लेकिन एक चीज पे ज्यादा तवज्जो दे कि जो इंट्रोडक्शन में पहले 3 से 4 लाइनें हैं वो आप लोगों के अरेस्टिंग होने चाहिए, अरेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि आप लोगों का एक अच्छा अटेंशन ग्रेबर हो। और अटेंशन ग्रेबर में हमारी कोशिश यही होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा कंपैरिजन या स्टोरी से स्टार्ट करें तो अच्छा होता है। आप फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, किसी बुक से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं वो अटेंशन ग्रेबर अरेस्टिंग टेक्निक पे ज्यादा काम करते हैं इंट्रो में। और इंट्रो में अरेस्टिंग टेक्निक के बाद आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, समरी ऑफ द आउटलाइन लिखना है, जैसा भी हो आउटलाइन की समरी आप लोगों ने लिखना है, समरी ऑफ आउटलाइन। शाबाश। उसके बाद आ जाता है बॉडी ऑफ द एसे। बॉडी ऑफ द एसे में आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा रिहर्सल किस चीज की करनी है, ज्यादा से ज्यादा रिहर्सल बॉडी पैराग्राफ की करनी है कि आपका बॉडी पैराग्राफ अच्छा हो। और जब भी आप लोगों का बॉडी पैराग्राफ अच्छा होगा, अच्छे तरीके से पैराग्राफ्स लिखोगे, उनको डिफरेंट फ्लेवर्स में आप लोगों ने डिवाइड किया हो, तो ऐसे फेल नहीं होगा। तो इसलिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप लोग एक बॉडी पैरा लेके और उस एक बॉडी पैरा को 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में कन्वर्ट करें, जिसमें 3 डिफरेंट टॉपिक सेंटेंसेस हो, जिसमें 3 डिफरेंट सपोर्टिंग और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस हो, 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में लिखें। एंड फाइनल जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप ऐसे में बिलीव इन यूर सेल्फ। आप कभी भी ये ना कहो कि मुझे किसी टीचर ने मार्क्स कम दिए हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने एकेडमी में कभी ऐसे पास नहीं किया है और उन्होंने वहाँ पे CSS में कभी फेल ही नहीं किया है। तो आप लोगों ने अपने ऊपर बिलीव रखना है। लेकिन राइटिंग अगर किसी का अच्छा नहीं है, अंग्रेजी सही नहीं लिखते, बिलो एवरेज राइटिंग है, तो उन्होंने राइटिंग को अच्छी तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। और रोजाना की बुनियाद पे, डेली बेसिस पे आप लोगों ने ऐसे के हवाले से प्रैक्टिस करनी है। डेली बेसिस पे 1 to 2 आवर्स आप लोगों ने ऐसे को मस्ट देना है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। और जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि 200 टॉपिक्स है और उन 200 टॉपिक्स को आप रोजाना की बुनियाद पे किसी एक टॉपिक पे सर्च करें और उस सर्च करने के बाद उसी एक टॉपिक पे आउटलाइन बनाए। रोजाना की मामूल के मुताबिक आप बनाएंगे तो कभी भी आपको ऐसे का इशू नहीं होगा। ये कैलकुलेटेड अप्रोच में मैंने आप लोगों को ऐसे समझा दिया। कल मैं कैलकुलेटेड अप्रोच के बेस पे प्रीसी पे एवरीडे साइंस, फिर जब कैलकुलेटेड अप्रोच सारा ख़त्म हो जाए फिर हम इंशाल्लाह उसके बाद कनेक्शन ऑफ डॉट समझेंगे। सो मैं इसको थोड़ा रिपीट करता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया होगा। ऐसे के हवाले से मैंने बात की स्कूल ऑफ थॉट्स की, तो स्कूल ऑफ थॉट्स में कैलकुलेटेड अप्रोच के बेस पे मैंने आप लोगों को जो CSS के 12 सब्जेक्ट्स है इंक्लूडिंग ऐसे आपकी प्रीसी हो गई, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज, मैंने हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर कैलकुलेशन आप लोगों को देना है। आज हम ऐसे के कैलकुलेशन के बारे में मैंने समझाया कि ऐसे में आप लोगों ने ऐसे कंटेंट चार्ट बनाना है, जिसमें एक बड़ा चार्ट जो आप स्कूल में हम बनाते हैं वो वाला लेना है आपने स्टेशनरी से, जिसमें रोज एंड कॉलम होंगे।
रोज में आप लोगों ने गवर्नेंस, इकोनॉमी, वेमेन, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, डेमोक्रेसी, सोशल प्रॉब्लम, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी ये लिखना है। और फिर उसके रो में गवर्नेंस से रिलेटेड, इस रो में यहाँ पे गवर्नेंस से रिलेटेड बुक्स, रेफरेंसेस, कोट्स ये लिखने हैं। यहाँ इकोनॉमी से रिलेटेड बुक्स, रेफरेंसेस, कोट्स, इंडेसेस। यहाँ वुमेन से रिलेटेड, ताकि आप लोगों का ये पूरा चार्ट थीम ऑफ द एसे में यूनिवर्सल 140 to 150 रेफरेंसेस दे सके। दूसरा सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक है, जो पास्ट पेपर्स है उनके बेस पे सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक करे। पास्ट पेपर्स में टोटल टॉपिक्स 10 है, उसमें से किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करना है 2025 के ऐसे में। और एक टॉपिक को आपने क्यों सिलेक्ट किया, क्या रीजंस है, सिंपल है या नहीं है, और फिर उसी एक टॉपिक के आपने आउटलाइन बनाने हैं। फिर आपने 2024 का टॉपिक सेलेक्ट करना है, सॉरी ऐसे लेना है 2023 का, 2022 का, 2021 का। मींस जितने भी आपके ये जो ऐसे है उन एसेस के बेस पे आप लोगों ने क्या करना है, उन एसेस के बेस पे आप लोगों ने कवर करना है किस चीज को, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक को। एक ऐसे का टॉपिक, एक ऐसे का पेपर होगा जिसमें 10 टॉपिक होंगे, आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है और इसके रीजन बताना है कि मैंने क्यों सिलेक्ट किया। फिर डिमांड ऑफ द टॉपिक भी बहुत जरूरी है, जो कि आपने प्रेजेंटेबल लिखना है, करेक्ट लिखना है एंड रिलेवेंट टू द टॉपिक लिखना है। इसके साथ साथ मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूं कि जब भी आप लोग डिमांड को हेड करते हैं तो लैंग्वेज करेक्ट होना चाहिए और प्रेजेंटेबल होना चाहिए वो टॉपिक। और जब भी आप कंटेंट लिखते हैं उस कंटेंट में रिलेवेंसी भी होनी चाहिए। फिर आगे जाते हैं फ्रेमवर्क ऑफ द एसे में मेन हेडिंग्स होते हैं, और मेन हेडिंग्स को सही तरह से आप लोग कवर करें, मेन हेडिंग्स में गलतियां ना करें। हर एक मेन हेडिंग डिमांड ऑफ द टॉपिक को क्या करे, पूरा करे। किस चीज को, हर एक मेन हेडिंग रिलेवेंट हो, डिमांड ऑफ द टॉपिक को पूरा करे, और हर एक मेन हेडिंग क्या होगा, रिलेवेंट होगा। डिमांड ऑफ द टॉपिक को पूरा करने के बाद क्या होगा, रिलेवेंट होगा। शाबाश। आगे जाते हैं टाइम मैनेजमेंट। अक्सर स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट में डिस्टर्बेंस करते हैं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग को 20 to 25 मिनट्स, आउटलाइन 50 मिनट तक या 55 मिनट तक कंप्लीट नीट आउटलाइन होनी चाहिए। फिर आप लोग एंट्रो स्टार्ट करें। एंट्रो पे आप बेशक टाइम 10 से 15 मिनट लगा ले, और एंट्रो में आप लोगों ने अरेस्टिंग टेक्निक की कोशिश करनी है। और फिर जब एंट्रो जब 10 to 15 मिनट में हो जाए तो 1.5 घंटे तक आप लोगों ने बॉडी ऑफ द एसे लिखना है। फिर आपने 10 to 15 मिनट्स तक आप लोगों ने कंक्लूजन लिखना है, और कंक्लूजन लिखने के बाद जब आखिरी 5 मिनट रह जाए तो आखिरी 5 मिनट्स में आपने ये कोशिश करनी है अच्छे तरीके से कि आपके आखिरी 5 मिनट्स में रिवीजन हो, कि ऐसे में जो आपने लिखा है उसको रिवाइज करें। तो टाइम मैनेजमेंट भी ऐसे में ज़रूरी है। फिर उसके बाद होलिस्टिक अप्रोच ऐसे में अप्लाई करें, जिसमें ये वाला कोड भी यूज़ होगा, जिसमें इंस्टीट्यूशंस भी यूज होंगे, लेकिन असल होलिस्टिक अप्रोच ये है कि 10 सब्जेक्ट्स आपने कवर किए हैं, इंक्लूडिंग पोल साइंस, कंपलसरी, ऑप्शनल्स, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर, उन सारों को अपने ऐसे के साथ कनेक्ट करके अपने स्ट्रांग आर्गुमेंट्स बनाने हैं। फिर उसके बाद बॉडी जो है, बॉडी पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी पैराग्राफ्स में कोशिश ये करे बॉडी ऑफ द एसे में फिक्चुअल एनालिसिस को अवॉइड करे ताकि रिसर्च ना हो। फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स में मैंने ये कहा कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पैराग्राफ आपने लिखने हैं, वो आगे मैं समझाऊंगा। ये आउटलाइन है, छठे नंबर पे आउटलाइन आप लोगों ने बहुत अच्छे बनाने, अच्छे तरीके से 3 to 4 साइड्स पे आउटलाइन आने चाहिए। फैक्ट्स हो, रेफरेंसेस हो, केस स्टडीज हो, रियल लाइफ एग्जांपल हो। एलाबोरेटिव एंड एक्सटेंसिव आउटलाइन आप लोगों ने बनाने हैं, एलाबोरेटिव एंड एलाबोरेटिव के साथ एक्सटेंसिव आउटलाइन, जिसमें केस स्टडीज, रेफरेंसेस सब कुछ हो। मेन हेडिंग सर किस बता सकते हैं सर एलैबोरेटिव और एक्सटेंसिव किस तरह बना? एलाबोरेटिव एंड एक्सटेंसिव ये है कि आप आउटलाइन लिखते हैं कि काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और आप पहले हेडिंग में लिखते हो कि एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द मेन काज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग फ्रॉम ग्रीन हाउस गैसेज। आप नीचे इसके जस्टिफिकेशन लिखते हो, UNFCC या IPCC या UN क्लाइमेट या COP29 रेफरेंस देते हो, या उसका बुक देते हो। तो ये इंतहाई ज़रूरी होता है, ठीक है, कि उस बुक रेफरेंसेस के बेस पे आप उसको एग्जाम्पल, जस्टिफिकेशन, सारी चीज़ें दो ताकि वो अच्छे तरीके से कवर हो। अरेस्टिंग टेक्निक यही होता है, और एक्सटेंसिव एंड एलाबोरेटिव आउटलाइन बनाने की कोशिश किया करें। फिर इंट्रोडक्शन अरेस्टिंग होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में अटेंशन ग्रेबर अच्छा होना चाहिए,
ताकि अगर आपके अरेस्टिंग वर्ड्स है, आप स्टार्ट ही अरेस्टिंग वर्ड से करते हो, अटेंशन ग्रेबर अच्छा सा देते हो, फिर उसके बाद तो समरी ऑफ आउटलाइन है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रूल्स जो आप लोगों ने एकेडमी में सीखे हैं, लेकिन आप लोगों ने ज्यादा अरेस्टिंग टेक्निक, अटेंशन ग्रेबर के बाद समरी ऑफ आउटलाइन देना है बस इंट्रो में। फिर बॉडी ऑफ द ऐसे आ जाता है जिसमें डिफरेंट बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं, और डिफरेंट बॉडी पैराग्राफ्स में मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों ने एक बॉडी पैराग्राफ लिखना होगा और फिर उसको 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में कवर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। 3 डिफरेंट फ्लेवर में क्यों? ताकि अगर मैं कहूं कि पेट्रियार्की इज द रूट कॉज ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस इन पाकिस्तान, ये एक बॉडी पैराग्राफ है, तो इसको 3 डिफरेंट टॉपिक सेंटेंसेस, 3 डिफरेंट कंक्लूडिंग सेंटेंसेस एंड 3 डिफरेंट सपोर्टिंग सेंटेंसेस में आपने लिखना है। फाइनली, बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव इन योरसेल्फ का मतलब है कि अपने राइटिंग को ठीक करो, अपने इंग्लिश को ठीक करो, अपने ग्रामर को ठीक करो। बिलो एवरेज इंग्लिश वालों को मैं इंग्लिश फाउंडेशन रिकमेंड करता हूं, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर इन चीजों को सही से करो, जिसमें रोजाना के बुनियाद पे 1 से 2 घंटे रिहर्सल आप लोगों ने करना है। और बिलीव इन योरसेल्फ में ये भी है कि एकेडमीज में बहुत सारे ऐसे चेक होते हैं। तो एक स्टूडेंट था जिसने एकेडमी में ऐसे पास नहीं किया है, लेकिन उसने कभी भी CSS में, PMS में ऐसे फेल ही नहीं किया है। तो बिलीव इन योरसेल्फ, अच्छी राइटिंग, रिलेवेंट लिखो, टू द पॉइंट, टॉपिक ऑफ द ऐसे को हेड करो तो हो जाएगा। 200 टॉपिक्स मैंने आप लोगों को दिए, रोजाना एक टॉपिक पे सर्च करें और दूसरे दिन उसका आउटलाइन बनाएं, और फिर आप लोग अच्छे तरीके से ऐसे के प्रिपरेशन को इंशाल्लाह स्ट्रांग बनाएंगे। तो आज मैंने कैलकुलेटेड अप्रोच ऐसे के हवाले से बताया स्कूल ऑफ थॉट्स में, कल इंशाल्लाह प्रीसी के हवाले से बात होगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम सेकंड सेशन पे MCQs की तरफ जाते हैं।